हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समेत कई हस्तियों को दी गई श्रद्धांजलि। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। कार्रवाई की शुरुआत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सीएम ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी। बाद में विपक्ष के नेता अभय चौटाला और कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। इस दौरान स्पीकर कंवरपाल गुर्जर की जुबान फिसल गई और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को पूर्व राष्ट्रपति की जगह पूर्व प्रधानमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। हालांकि गलती का एहसास होते ही उन्होंने तुरंत इसे सुधार लिया। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी को भी सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। पिछले सेशन में और इस सेशन के बीच में हमें बहुत सी महान विभूतियां छोड़कर चली गई हैं। सबसे पहले मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री एपीजे अब्दुल कलाम के 27 जुलाई 2015 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उन्होंने वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद को शोभित किया। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास में अविस्मरणीय योगदान ने उनको मिसाइल मैन के रूप में विख्यात किया। इससे पहले विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि मानसून सत्र की अवधि 3 दिन की बजाय 4 दिन की होगी। अब सदन की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे से फिर से शुरू होगी। मानसून सत्र का पहला दिन रहा शांतिपूर्ण, लेकिन विपक्ष ने सत्र हंगामेदार रहने के दिए संकेत। इनेलो और कांग्रेस ने सरकार पर जमकर लगाए आरोप। इस बार विधानसभा का मानसून सत्र खासा हंगामेदार रहने वाला है। विपक्षी दलों ने पहले ही दिन अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि का भी मुद्दा उठाया है और सत्र को कम से कम 10 दिन का किए जाने की मांग की है। हम ये चाहते थे कि सदन कम से कम 1 हफ्ता चले, लेकिन 1 हफ्ते के बजाय इन्होंने 4 दिन का सदन किया है। मैंने तो आज भी स्पीकर से और सदन के अपने उस कमेटी के जितने मेंबर थे सबके सामने ये बात कही थी कि आपने कहा था कि हम इस परंपरा को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। तो फिर जिस तरह से आपने दरियादिली उस पिछले उसमें दिखाई थी बजट सत्र में, उसी तरह की अब भी दिखानी चाहिए। 1 हफ्ते का टाइम दो। और इस बारी बहुत आशा थी कि अच्छा लंबा सत्र होगा, ताकि हर एक इशू की बात हम वहाँ पे रख सकें। और देखिए, ये इश्यूज़ के ही ज़रिए जो है सरकार को चिताया जा सकता है कि ये कार्रवाई जो है नहीं हो रही है, आप इस कार्रवाई करिए। सरकार के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इस तरीके से उन्हें भी मालूम चलता है कि क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि अब ये 3 दिन का था, 2 सिटिंग और बढ़ा दी, तो ये तो खाना पूर्ति वाली बात है। तो अभी तक तो ये बहाना चल रहा था, अभी 4 महीने की सरकार है, 2 महीने की सरकार है। अब ये देख रहे हैं कि हम पूछना चाहते हैं 10 महीने की सरकार में कोई डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई, या 9 मंथ के बाद तो कोई डिलीवरी हो जाती है। सरकार की भी कोई डिलीवरी देखने में आ रहा है कि सरकार कुछ नहीं है। उधर सरकार भी विपक्ष के हर हमले का जवाब देने को तैयार है। सरकार ने साफ किया कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम होता है, उस बिजनेस को देखते हुए जो व्यापार तय होता है उसके अनुसार किया जाता है। इस बार अभी ये रहेगा, अगली बार फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जब बैठेगी तो कमेटी बैठ के कुछ भी निर्णय कर सकती है। अभी तो ये निर्णय शायद वो अपनी भूमिका तलाश रहे हैं और कोई भूमिका तय नहीं कर पा रहे हैं। एक हैंगओवर है, पुराना हैंगओवर है, पिछले सत्र में भी हमने देखा, और उसके नाते से अब किस प्रकार से भूमिका निभाएं। तो मुझे लगता है कि जिसको भी विपक्ष में बैठने का दायित्व मिला है, एक संवैधानिक दृष्टि से विपक्ष है, लेकिन जिनको भी विपक्ष के बेंचों पर बैठने का अवसर मिला है, उन्होंने अपने वही दायित्व को मानते हुए और उस दायित्व को अच्छे से निभाना चाहिए। जनहित की जितनी भी बातें हैं वो कांग्रेस पार्टी ने अब उठानी चाहिए। बहरहाल विधानसभा में असल हंगामा कल से शुरू होगा, जब कई अहम मुद्दों को लेकर इनेलो और कांग्रेस सरकार के आमने सामने होंगे। मानसून सत्र को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति। कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में तय हुआ सरकार के खिलाफ एजेंडा। मानसून सत्र शुरू होने से चंद मिनटों पहले तक कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त रहे। सत्र शुरू होने से ऐन पहले किरण चौधरी की अगुवाई में
कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कांग्रेस के सभी 15 विधायक मौजूद रहे और ये तय हुआ कि जनता से जुड़े तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी विधानसभा में उठाएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, फिर वृद्ध पेंशन का है, बुजुर्गों की पेंशन का है और कर्मचारियों का है और जिस प्रकार से आज कानून व्यवस्था है इस प्रकार से बहुत मुद्दे हैं। पंचायती चुनाव का हम समर्थन नहीं करेंगे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने कहा कि स्पीकर ने उनके 9 में से 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है, जिससे साफ है कि सरकार कई अहम मुद्दों पर बहस करवाने से बचना चाहती है। 9 ऐसे इश्यूज के ऊपर कॉलिंग अटेंशन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने डाले, जिनके ऊपर लिखत के अंदर ये भेज दिया, ये अलाउ नहीं करे जा रहे क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है, ये ज्वलंत नहीं है। हरियाणा के अंदर 3 ऐसी सिटीज हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे गंदी हैं, जिनमें से भिवानी एक है जहां से मैं आती हूँ। तो हमें तो शर्म आती है क्योंकि 1 साल तक आपने क्या करा, हम पूछना चाहते हैं। वो मेरे पास वो कागज आ गया है और उस कागज पे लिखा हुआ ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है। तो मतलब ये तो प्रधानमंत्री की कार्यक्रम भी जो है उनको भी ज्वलंत नहीं मानते। कांग्रेस के दिग्गजों ने कहा कि वो विधानसभा में हंगामा करने में विश्वास नहीं रखते और वो जनता से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बहस के लिए तैयार हैं। मानसून सत्र के बहाने फिर सामने आई कांग्रेस की गुटबाजी। चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक से पहले करनाल में हुड्डा ने 14 विधायकों के साथ दिखाई ताकत। मानसून सत्र के बहाने सूबे के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की है। बुधवार को चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक से ऐन पहले हुड्डा ने करनाल में विधायकों के साथ बैठक की। कांग्रेस के विधायक और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी को छोड़कर पार्टी के सभी विधायक शामिल हुए और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। राजनीति में सरकारें बदल जाती हैं, जिस भी पार्टी का बहुमत आता है उसकी सरकार बनती है। पहले काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन लगता है कि जो इनके वायदे थे वो जिस प्रकार से भाजपा का रवैया है वो जुमले सिद्ध हो रहे हैं। कोई भी एक वायदा नहीं किया, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम सब। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले हुड्डा ने विधायकों की अलग बैठक की हो। बजट सत्र से पहले भी कांग्रेस की यही तस्वीर दिखाई दी थी। तब भी हुड्डा ने करनाल में किरण चौधरी की गैर मौजूदगी में 14 विधायकों के साथ बैठक की थी। फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की शरण में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में दाखिल की पुनर्विचार याचिका। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजायाफ्ता सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। चौटाला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। अपनी याचिका में चौटाला ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से पुनर्विचार करने की अपील की है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी थी और चौटाला की 10 साल की सजा को बरकरार रखा था। गौरतलब है कि आईएनएलडी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पिछली सरकार से जुड़े कई तथाकथित घोटालों में सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है मनोहर सरकार। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने दिए संकेत। पूर्व की हुड्डा सरकार के 10 साल के कार्यकाल से जुड़े कई कथित घोटालों की जांच मनोहर सरकार सीबीआई को सौंप सकती है। बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने बुधवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए इसके संकेत दिए। अब तक बीजेपी सरकार की ओर से हुड्डा सरकार से जुड़े रैक्सिल दवा खरीद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। पिछली सरकार के कई सारे मामलों की लिस्ट इस सरकार के साथ में है। कुछ मामलों पर सरकार आगे बढ़ी है, कुछ मामले सीबीआई में गए हैं और कुछ मामले और जा सकते हैं। कुछ की विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि जिसने स्कैम किए हैं वो बख्शे तो नहीं जाएंगे। कांग्रेस विधायक कर्ण सिंह दलाल की ओर से राज्य मंत्री घनश्याम सर्राफ पर लगाए गए जमीन हड़पने के आरोपों पर भी जैन ने जवाब दिया और आरोपों को खारिज करते हुए दलाल को कोर्ट जाने की सलाह दे दी। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। करण दलाल ने क्या किया है और करण दलाल क्या करते हैं ये आप सब लोग भी वाकिफ हैं और सारा हरियाणा वाकिफ है। उनके आरोपों का कोई अर्थ नहीं है, कोई आधारहीन आरोप है और वो अगर इस तरह की बात है तो वो
कोर्ट में ले जाएं, विधानसभा सत्र में ले जाएं, वहाँ बात करेंगे, देखेंगे इस पर क्या चर्चा है। सरकारी निगमों और बोर्डों में चेयरमैनों की नियुक्ति के सवाल पर जैन ने कहा कि मनोहर सरकार की पहली सालगिरह से पहले चेयरमैनों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जैन के मुताबिक नवंबर तक भाजपा की नई कार्यकारिणी का भी गठन हो जाएगा। अनिल जैन ने 6 सितंबर को फरीदाबाद में पीएम मोदी की होने जा रही रैली को लेकर भी बातचीत की और कहा कि हरियाणा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक साबित होगा। चंडीगढ़ में जुटे कांग्रेस के नए पदाधिकारी शकील अहमद और अशोक तंवर ने ली बैठक। जनता के बीच जाकर सरकार की विफलताओं को उजागर करने पर दिया जोर। हाल ही में कांग्रेस की ओर से घोषित नए पदाधिकारी बुधवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन में जमा हुए। मौका था कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक का। बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया, साथ ही सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया। मैंने कांग्रेस के साथियों से कहा है कि सुख में दुख में आप जहां हो अपने लोगों के साथ खड़े रहो, सुख में खड़े हो या नहीं खड़े हो। अगर जनता को कोई दुख होता है, कोई बुरा संकट का समय आता है, तो जहां के आप जो पदाधिकारी हो हमारे, वहां की जनता के साथ। बैठक में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर किए जा रहे कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई और 20 सितंबर को हिसार में डॉक्टर अम्बेडकर की याद में एक बड़ी रैली करने का फैसला लिया गया। सितंबर के फर्स्ट वीक में हम लोगों ने तय किया था, तो मैं समझता हूँ कि 19-20 तारीख में से हिसार के अंदर जैसा भी हमारे लीडर्स की डेट होगी, सभी साथियों से चर्चा करके और उसको फाइनल करने का काम। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जल्द ही जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। बहरहाल नए पदाधिकारियों के साथ कल भी बैठक का दौर जारी रहेगा। अभी ये साथी जिम्मेदारी जो दी जाएगी अलग अलग, मैंने जैसा कहा, ब्लॉक में, जिलों में। बहरहाल कांग्रेस की इस नई टीम की असली परीक्षा 20 सितंबर को हिसार में होने वाली रैली में होगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा का विवादित बयान। कहा, कौम बचाने के लिए 5-5 बच्चे पैदा करे सिख। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश झिंडा ने सिखों को 5-5 बच्चे पैदा करने की हिदायत दी है। साथ ही सिख धर्म के सीएम, सांसद और विधायक सहित तमाम बड़े सिख नेताओं से इसकी अनुपालना की भी मांग की है। झिंडा के मुताबिक इस मुद्दे पर 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सिखों से 5-5 बच्चे पैदा करने संबंधी फतवे पर स्वीकृति ली जाएगी। बच्चों की कम संख्या होने वजह से ही एक कारण है कि लड़कियों की जनसंख्या कम हो रही है। जब 5 बच्चे पैदा करेंगे, उसमें 2-3 लड़कियां भी होंगी, 2 लड़के भी होंगे, किसी के पास 3 लड़कियां होंगी, 2 लड़के होंगे। जब बच्चा ही एक पैदा करना है या 2 पैदा करने हैं, तो उनका ध्यान ही लड़कों की तरफ, लड़कियों की तरफ जाता ही नहीं। ये एक सबसे बड़ा कारण। बड़बोले झिंडा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो लोग ग्रस्त नहीं हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के योग्य नहीं मानना चाहिए। झिंडा ने कहा कि अविवाहित सीएम और ग्रस्त जीवन ना जीने वाले पीएम मोदी औरत जाति का अपमान कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने सब तो बड़ा ग्रस्त जीवन नूं उच्च समझिया। इस करके साडे मुख्यमंत्री साहब भी जिन्हें शादी नहीं करवाई, प्रधानमंत्री जी की शादी हुई, पर मैं समझना वा कि उन्होंने जेडे लोग शादी नहीं करवाते और जात का अपमान करते हैं, तो उन्होंने एक कानून हिंदुस्तान दे विच बनना चाहिए कि जेड़ा शादी नहीं करवाता वो राजनीति कोई इलैक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि उन्होंने गृहस्थी जीवन बारे, लोगों दी समस्याओं बारे पता ही नहीं चलता जिन्ना चर उन्होंने गृहस्थी जीवन। हाल ही में जातिगत आंकड़े जारी हुए हैं और इनमें सिखों की जनसंख्या पहले के मुकाबले कम हुई है। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर झिंडा ने ये बयान दिया है, जिस पर आने वाले दिनों में विवाद खड़ा हो सकता है। प्रदेश भर में दिखा रोडवेज की हड़ताल का असर। बसों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। कई जगह रोडवेज कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हुई तनातनी। केंद्र सरकार के नए श्रम कानून और रोड सेफ्टी बिल के खिलाफ बुधवार को कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का खासा असर दिखाई दिया। हड़ताल के चलते हरियाणा रोडवेज की बसों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। प्रदेश भर में जगह जगह बस अड्डों के बाहर रोडवेज कर्मचारियों ने धरने दिए और सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। पूर्ण रूप से
किया जाम है रोडवेज का पूरे प्रदेश का। और मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को चेताना चाहता हूँ, अगर कर्मचारी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में फिर और तेज आंदोलन होंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। पुलिस की मदद से परिवहन विभाग के आला अधिकारियों ने रोडवेज की बसों चलाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान कई जगहों पर अधिकारियों और रोडवेज कर्मचारियों में टकराव की नौबत भी आ गई। जो काम करना चाहता है उसे काम करने दो। पूरे हिंदुस्तान की काम का मौका मिला है, इससे आपको भी फायदा है। हरियाणा की कुल 7 यूनियन में से 4 यूनियन इस चक्का जाम में शामिल रही, जबकि 3 यूनियन के लोगों ने इस चक्का जाम का विरोध किया। रोडवेज के चक्का जाम ने मुसाफिरों की बढ़ाई मुसीबत, बसों के इंतजार में कई घंटे खड़े रहे यात्री। कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने रोडवेज के मुसाफिरों को खूब परेशान किया। चक्का जाम की वजह से जगह जगह यात्री बसों के इंतजार में खड़े रहे और वक्त पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाए। कोई दफ्तर समय पर नहीं पहुंच पाया तो कोई कॉलेज देर से पहुंचा। घूमने जा रहे हैं, हमें बस नहीं मिल रही यहाँ पे। हम बहुत काल हो गए, पीछे से आए हैं, आगे भी काल होते जाना है। यात्रियों की इस परेशानी का ऑटो और टैक्सी चालकों ने खूब उठाया फायदा, लोगों से मन मुताबिक किराया वसूला। सभी विभागों पर भी दिखा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर। एसबीआई को छोड़कर सभी बैंक रहे बंद। नए श्रम कानून और रोड सेफ्टी बिल के खिलाफ कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर लगभग हर सरकारी विभाग पर दिखाई दिया। हड़ताल के चलते जहां रोडवेज का चक्का जाम रहा, वहीं बैंकों में भी कामकाज नहीं हुआ। एसबीआई को छोड़कर सभी बैंक बंद रहे। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए। जगह जगह बिजली कर्मचारियों ने धरने दिए और सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उधर रेलवे के कर्मचारी संगठनों ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया और सरकार के नए श्रम कानून के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। कुल मिलाकर कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हर तरफ असर दिखाई दिया, जिससे जनता को खासी परेशानी हुई। हिसार में संदिग्ध परिस्थितियों में पिता ने बेटे बेटी समेत कुंड में लगाई छलांग। तीनों की मौत। पत्नी को भी पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में कुंड से निकाला। एक साथ 3 मौत से गांव में छाया मातम। पुलिस को दिए बयान में मृतक सुमेर सिंह के भाई आत्माराम ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे स्कूल वैन उसके भतीजे रमन और भतीजी सोनिया को लेने आई, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने पर उन्हें शक हुआ, जिसके बाद घर की दीवार फांद कर देखा तो कुंड में उसके भाई सुमेर सिंह के अलावा भतीजे और भतीजी की लाश तैर रही थी, जबकि उसकी भाभी कौशल्या नलके की पाइप पकड़े हुए कुंड के पास ही पड़ी थी। सुमेर सिंह के घर में बना औद में 3 डेड बॉडी पड़ी हैं। एक तो उसमें सुमेर की थी और दो बच्चियाँ भी थी, सुमेर के बच्चे, एक सोनिया और एक रमन की, जिनकी कार्रवाई 174 CRPC अमल में लाई गई है। पुलिस को घटनास्थल से एल्पेक्स का 1 mg का पत्ता मिला है, जिसमें से 7 गोलियां गायब हैं। पुलिस को शक है कि सभी को यही गोलियां दी गई थी। मेवात में 2 गुटों के बीच खूनी खेल, जमकर हुई फायरिंग और पथराव, 2 बच्चों की गई जान। मेवात के गांव जौडोली में चुनावी रंजिश के तहत 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें गोली लगने से एक 18 वर्षीय लड़के और पथराव से 5 साल की बच्ची की जान चली गई। एक गुट के लोगों पर दूसरे गुट के तकरीबन 30 से 40 लोगों ने मकानों की छत पर चढ़कर अवैध हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग और पथराव किया। सूचना मिलते ही पुन्हाना पुलिस गांव में दलबल के साथ पहुंची। पुलिस ने एक गुट के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गांव के कमरे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पूरा मामला की तो मेरा खास पता नहीं। कोई कल वोट बनवाने गए थे, कल वहाँ ADC ऑफिस में थोड़ा कोई ऑब्जेक्शन उठ गया तो नाजायज वोट उठा, उसको उठने के बाद में पहले बाकी जैसे चलते कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पल्ले साइड से जो हथियार लेकर आए और अटैक कर, उसके सारी गैंग साथ आई, उसके तालिब है, मुज्जा है और उसके भाई सारे। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से मौजूदा सरपंच तालिब और उस्मान गुट के बीच चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी और यही रंजिश बुधवार को खूनी खेल में बदल गई। गुड़गांव में बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गुड़गांव में बुधवार को दिन दिहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जाता है कि गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच बदमाशों का पीछा कर रही थी। इसी बीच बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और इसमें एक बदमाश को पैर में गोली लग गई।
करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले भी इन्होंने अभी 18 तारीख को यहाँ सदर थाने के एरिया में नरेंद्र नंबरदार के ऊपर फायर किया था, जो वो बच गया था। उसके ड्राइवर को गोली लगी थी और वो भी बाद में ठीक बच गया था, वो भी मतलब हॉस्पिटलाइज हो गया था, पर वो बच गया था। तो ये पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकी विस्तृत जांच अभी इनके कंसर्न थानों से ली जाएगी। पुलिस को सभी आरोपियों की कई मामले में तलाश थी। फिलहाल पुलिस कल सभी बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। जमीन धोखाधड़ी के मामले में रामपाल दास की हुई रोहतक कोर्ट में पेशी। रामपाल ने न्यायपालिका पर भी उठाए सवाल, कहा मुझे न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। साल 2009 में रामपाल के खिलाफ दर्ज हुए जमीन धोखाधड़ी के मामले में आज रोहतक कोर्ट में सुनवाई हुई। रामपाल ने एक बार फिर हिसार जेल के जेलर पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि जेलर उन्हें अभी भी तंग कर रहा है। रामपाल ने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। जो कि कोई कार्रवाई इस पे हो नहीं रही, इसलिए उसके हौसले बुलंद है। न्यायपालिका पर आपको भरोसा आपको? रामपाल की पेशी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोर्ट परिसर के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की थी और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लेकिन सुबह से ही रामपाल के अनुयायी शहर में एकत्रित होना शुरू हो गए थे, जिन्हें कोर्ट परिसर में न आने देने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जमीन धोखाधड़ी के इस मामले में गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी और इस मामले में रामपाल दास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। प्रदेश में अपराधियों के बीच नहीं है पुलिस का खौफ। करनाल में वन स्टॉप सेंटर के बाहर लड़की पर जानलेवा हमले के बाद लड़की सदमे में। करनाल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सरेआम एक लड़की पर एक बाइक सवार युवक ने चाकू से हमला करने की कोशिश की। हालांकि इस हमले में लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमले के बाद से ही लड़की सदमे में है, जिसकी सूचना मौके पर ही पुलिस को दे दी गई। लड़की ने हमलावर युवक की बाइक का नंबर पुलिस को दिया, जिसके बाद हमलावर 2 बार वहां से फिर गुजरा और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रह गई। लड़की के मुताबिक बड़ा गांव का एक युवक अक्सर उसे परेशान करता है, जिसकी शिकायत उसने पहले भी पुलिस को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद बेखौफ हुए युवक ने उस पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि हाल ही में करनाल में प्रदेश का वन स्टॉप सेंटर खोला गया, लेकिन वहां भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इतना ही नहीं, घटना के घंटों बाद तक लड़की के आसपास कोई भी महिला पुलिस कर्मचारी नहीं पहुंची। सफीदों में ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर। राजस्थान में धार्मिक मेले में शामिल होने के बाद वापस घर लौटते हुए 17 श्रद्धालु हुए घायल तो 3 की हुई मौत। सफीदों में करसिंधु गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जींद के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए खानपुर मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर कर दिया गया। ये सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले थे और राजस्थान में गुगामाड़ी मेले से वापस अपने घर मेरठ लौट रहे थे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के खिलाफ निलंबित एएसआई ने खोला मोर्चा। चंडीगढ़ में साथी पुलिस वालों के साथ बैठे 72 घंटों की भूख हड़ताल पर छापेमारी का विरोध करने के चलते एएसआई को किया था निलंबित। मनोहर सरकार में एक्शन मैन के नाम से पहचाने जाने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज को अब पुलिस वालों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में विज ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट के एक पुलिस थाने में छापा मारा था। एएसआई सतपाल शर्मा ने विज के छापे का विरोध किया तो उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। इसी से नाराज निलंबित एएसआई समेत हरियाणा पुलिस के 5 कर्मचारी अंबाला से पैदल मार्च करते हुए चंडीगढ़ पहुंचे और सेक्टर 25 के ग्राउंड में 72 घंटों की भूख हड़ताल पर बैठ गए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज द्वारा थाना अंबाला कैंट के अंदर जो छापा मारा गया था, उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से लोकतंत्र के सारे संविधान को ताव पे रख के अपने कार्य क्षेत्र से बाहर आकर इस तरह का ये एक बहुत ही अच्छा काम किया था और इसमें हमारे पुलिस वर्दी के ऊपर उन्होंने मतलब बेइज्जती किया पुलिस की, सिपाही से लेकर ऑफिसर रैंक तक की।
इन पुलिस वालों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक तानाशाह की तरह काम करते हैं और बिना पूरी जानकारी के ही किसी को भी आरोपी बना देते हैं। पलवल में कॉलेज में टीचर की कमी को लेकर फूटा छात्रों का गुस्सा। पलवल होडल मार्ग पर लगाया जाम। पलवल में कॉलेज में छात्रों ने टीचरों की कमी को लेकर पुन्हाना होडल सड़क मार्ग पर जाम लगाया और घंटों तक कॉलेज प्रशासन और सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में असर पड़ रहा है, जिसे लेकर कई बार कॉलेज प्रिंसिपल और उपमंडल अधिकारी को लिखित शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान छात्रों के जाम से लोगों को घंटों खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने 1 हफ्ते के अंदर समस्या के समाधान का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। हमने अभी भी मैंने पंचकुला बात की है और पंचकुला बात करने के बाद वो ये कह रहे हैं कि भेज। छात्रों ने साफ किया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कॉलेज में टीचरों की नियुक्ति नहीं होती है तो वो दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे। सेल्फ सोसाइटी कर्मचारियों के वेतन में 10% का इजाफा। कर्मचारियों को ESI की भी मिलेगी सुविधा, लेकिन नगर निगम में मर्ज नहीं हो पाएंगे कर्मचारी। नगर निगम शिमला के अधीन सेवाएं दे रहे सभी 568 सेल्फ सोसाइटी कर्मचारियों के वेतन में 10% का इजाफा किया जाएगा। सेल्फ सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की अगले माह प्रस्तावित बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को ESI स्कीम में इनरोल किया जाएगा। MC अक्टूबर माह तक सभी कर्मचारियों को स्कीम से जोड़ेगा। यह जानकारी नगर निगम के आयुक्त पंकज राय ने दी। हालांकि नगर निगम ने हड़ताली कर्मचारियों की कुछ मांगों को मान लिया है, लेकिन बावजूद इसके कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार नहीं है। पिछले 7 दिन से शहर के 36,000 घरों से कूड़ा नहीं उठाया जा सका है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है। प्रदेश के तमाम कॉलेजों में रही आज शिक्षा बंद। SFI छात्र संगठन ने शिक्षा के निजीकरण के विरोध में, साथ ही SCA चुनावों को प्रत्यक्ष रूप से करवाने की मांग को लेकर किया कक्षाओं का बहिष्कार। प्रदेश के तमाम कॉलेजों में आज SFI के आह्वान पर शिक्षा पूर्ण रूप से बंद रही। इसके चलते राजधानी शिमला के कॉलेजों में कक्षाओं का बहिष्कार किया गया और छात्रों को बिना क्लासेस लगाए कॉलेज से वापस जाना पड़ा। SFI का कहना है कि शिक्षा बंद केंद्र सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के शिक्षा विरोधी नीतियों के विरोध में है। SFI के शहरी इकाई अध्यक्ष दैनिक धांटा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और UGC के बजट में जो कमी की है, इससे शिक्षा का निजीकरण बढ़ा है। SFI ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है और अप्रत्यक्ष चुनाव करवाकर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। SFI के कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि समय रहते अगर छात्र संघ चुनाव पर फैसला नहीं लिया गया तो SFI अनिश्चित समय तक शिक्षा बंद करेगी और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएगी। शिक्षा बंद के चलते आज तमाम कॉलेजों में सन्नाटा पसरा रहा। छात्र संगठन SFI की मांग है कि फीस वृद्धि का जो फैसला है उसे वापस लिया जाए और साथ ही SCA जो चुनाव है उनको प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाए।